नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आगामी कुछ क्लासों के लिए हम बीएड प्रथम वर्ष के चतुर्थ प्रश्न पत्र बेसिक्स इन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की पहली यूनिट एजुकेशन नेचर एंड पर्पज के तहत इम्पोर्टेंट नेशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सिलेबस में हैं, इसके अंतर्गत कोठारी शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, साथ ही 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा का संशोधित रूप यानी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, इसके साथ ही जो नवीनतम और प्रचलित जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अंतर्गत हम इन विभिन्न आयोगों की अध्यक्ष, विद्वान सदस्य, इनका गठन, इनका कार्यक्षेत्र और साथ ही इनकी प्रमुख सिफारिशें क्या है और इन सिफारिशों का वर्तमान शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, यह सब देखने का, जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66, जिसे इसके अध्यक्ष के नाम पर कोठारी शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, इसे भारत सरकार द्वारा भारतीय शिक्षा प्रणाली को नया आकार और एक नई दिशा देने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 में किया गया। इसके अध्यक्ष भारत के एक प्रख्यात वैज्ञानिक और शिक्षाविद, राजस्थान के उदयपुर के मूल निवासी डॉक्टर DS कोठारी, जिनका पूरा नाम दौलत सिंह कोठारी था, की अध्यक्षता में गठन किया गया। और इसके जो सदस्य सचिव थे वो थे JP नायक। साथ ही इस आयोग के सह सचिव थे वो JF मैकडूगल थे। श्री मैकडूगल उपनिदेशक डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन यूनेस्को पेरिस में पदस्थापित थे। इस आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 17 सदस्य थे, 17 मेंबर्स। इनमें से 6 सदस्य ऐसे थे जो विभिन्न देशों से संबंध रखते थे, जिनमें इंग्लैंड, अमेरिका, जापान और वैश्विक स्तर की विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए प्रख्यात या जो निष्णात शिक्षाविद थे। आयोग ने अपनी 673 पेजेस की रिपोर्ट जो है भारत सरकार को 20 जून 1966 को सुपुर्द कर दी। कई पुस्तकों में यहाँ पर 29 जून भी आता है। ये जो आयोग का गठन किया गया, इस आयोग के जो विभिन्न 17 सदस्य थे, इन 17 सदस्यों को विशेषज्ञता के अनुसार कुल मिलाकर 12 कार्यदलों में विभाजित किया गया। और ये कार्यदल भारतीय शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों की गहनता से समीक्षा और अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारतीय शिक्षा आयोग अर्थात कोठारी शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी, उसको आज हम देखेंगे मुख्य रूप से। तो सबसे पहली जो सिफारिश थी वो थी शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य। कोठारी आयोग ने कहा कि शिक्षा का विकास इस ढंग से किया जाना चाहिए कि इससे जो राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि हो, अर्थात शिक्षा को उत्पादन से जोड़ा जाए। साथ ही सामाजिक और जो राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़े, यानी समाज के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी एकीकरण की भावना है वो बढ़े। साथ ही युवा जो विद्यार्थी है वो आधुनिकीकरण की जो गति है उसमें मुख्य रूप से भाग ले और इसकी गति में तेजी लाए। साथ ही जो सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य हैं उनका भी विद्यार्थियों में विकास हो। दूसरी मुख्य इनकी सिफारिश थी वो थी शिक्षा की संरचना से संबंधित। तो आयोग ने शिक्षा की संरचना या उसके ढांचा
इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा, तो आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो वर्तमान शैक्षिक ढांचा है उसमें ऊर्ध्वगामी परिवर्तन करने के सुझाव दिए। आयोग ने 1 से 3 वर्ष तक की जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 10 वर्ष की सामान्य निर्विकल्प शिक्षा, 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा प्रथम उपाधि के लिए यानी डिग्री कोर्स के लिए त्रिवर्षीय उच्च शिक्षा रखने का सुझाव दिया। और आयोग ने यह भी माना और कहा कि संपूर्ण देश का जो शैक्षिक ढांचा है उसमें एक रूपता होनी चाहिए और जो पाठ्यक्रम है वो भी अंतर्निहित होना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। एकीकृत पाठ्यक्रम की बात आयोग ने कही। अब इस आयोग का महत्व भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसलिए भी है क्योंकि इस जो आयोग है इसने 10+2+3 का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो अभी भी चल रहा है इसकी सिफारिश सबसे पहले की। और जो 1964 का शिक्षा आयोग है इसकी प्रमुख सिफारिशों को मानते हुए और इसी के आधार पर अर्थात कोठारी शिक्षा की जो प्रमुख सिफारिशें, सुझाव और संस्तुतियां हैं उसके आधार पर स्वतंत्र भारत की सबसे पहली या प्रथम जो है शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई। तो भारत की पहली शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की जो निर्मित हुई उसमें सर्वाधिक योगदान है वो कोठारी शिक्षा आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 का है। नेक्स्ट देखते हैं आयोग ने अध्यापकों की दशा से संबंधित क्या क्या बातें कही हैं। तो आयोग ने स्पष्ट रूप से शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति है इसमें सुधार करने की सिफारिश की। इसके लिए अध्यापकों का जो वेतनमान है उसमें संशोधन करने, योग्यता के अनुसार पदोन्नति देने, अध्यापक कल्याण के कार्यक्रम प्रारंभ करने और जो निवास भत्ता आदि सुलभ कराने और जो विशेष रूप से अध्यापिकाएं हैं उनकी नियुक्ति को प्रोत्साहित करने, जनजातीय और जो आदिवासी क्षेत्र है उनमें जो कार्य करने वाले शिक्षक हैं उनको विशेष भत्ता देने, साथ ही शिक्षकों को राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता देने। ये बात महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों को राजनीति में भाग लेने की छूट देने की बात आयोग ने कही है। साथ ही इन शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना चालू करने के भी सुझाव दिए। देखते हैं टीचर्स ट्रेनिंग यानी अध्यापकों के प्रशिक्षण से संबंधी आयोग ने क्या क्या संस्तुतियाँ या सिफारिशें की है। तो शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से आयोग ने विभिन्न सुझाव दिए जो इस प्रकार है कि अध्यापक प्रशिक्षण को उन्नत किया जाए, ये टीचर ट्रेनिंग है उसमें सुधार कर उसको उन्नत बनाया जाए और अध्यापकों को अध्ययन की अधिक सुविधाएं प्रदान की जाए, यानी जो शिक्षक ज़्यादा पढ़ाएगा वो बेहतरीन पढ़ा पाएगा। विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है उसके पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण को स्थान दिया जाए, यानी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसमें ट्रेनिंग को भी सम्मिलित किया जाए। साथ ही जो पत्राचार और अल्पकालीन शिक्षा है उसको भी बढ़ावा दिया जाए और जो राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियाँ, शिक्षण की सामग्री और जो शिक्षण का पाठ्यक्रम है उसमें परिवर्तन लाए जाए। साथ ही जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्यक्रम में जो मानव शक्ति है उसके विकास को आयोग ने महत्व देते हुए प्रत्येक बालक के लिए कम से कम 7 वर्ष की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने, साथ ही जो सुपात्र यानी जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं और जो इच्छुक छात्र छात्राएं हैं उनको माध्यमिक और जो हायर सेकेंडरी उच्चतर माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है उसकी भी सुविधाएं प्रदान की जाए या उपलब्ध कराई जाए। और तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा इसके विकास पर भी बल देने तथा सामूहिक जो निरक्षरता उन्मूलन अभियान प्रारंभ करने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव आयोग ने दिए हैं। देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन से सुझाव हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक समानता यानी एजुकेशनल इक्वलिटी। इससे संबंधित आयोग ने क्या कहा, तो शैक्षिक समानता चूँकि न्याय, समानता और स्वतंत्रता ये प्रजातंत्र के 3 मूलभूत आधार या जो है बेस हैं।
अतः भारत जैसे गणतांत्रिक लोकतांत्रिक राष्ट्र में सभी नागरिकों को अपनी योग्यताओं का उचित विकास करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। सरकार के इस दायित्व को देखते हुए आयोग ने कहा कि जाति और धर्म के भेदभाव को न्यून किया जाए या उसको समाप्त किया जाए। साथ ही जो बुक बैंक की व्यवस्था की जाए, पुस्तक बैंक की, छात्रवृत्तियों की जो वर्तमान संख्या है उसको बढ़ाई जाए। जो जनजातीय या आदिवासी बालक बालिकाएं हैं उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स यानी आवासीय विद्यालय, साथ ही उनके लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए। नारी शिक्षा के बारे में आयोग ने कहा है कि नारी शिक्षा को गति दी जाए। जो विकलांग या दिव्यांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा का भी समुचित प्रबंध किया जाए तथा प्रादेशिक स्तर पर जो असंतुलन है उसको दूर करके राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा योजनाएं बनाई जाए। यानी विभिन्न राज्य स्तर पर अपनी अपनी शिक्षा योजनाएं चल रही है, इनके स्थान पर एक राष्ट्रीय शिक्षा योजनाएं तैयार की जाए। नेक्स्ट, आयोग ने विद्यालय पाठ्यक्रम के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही है, जिसमें सबसे पहली बात है कि आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का फॉर्मूला दिया या इसका समर्थन किया। तो आयोग ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि जो ज्ञान का भंडार है उसमें वृद्धि होने के कारण वर्तमान जो पाठ्यक्रम है वो अनुपयोगी हो गया है। अतः पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आयोग ने कहा कि जो विश्वविद्यालय और जो शिक्षा विभाग, प्रशिक्षण संस्थाएं व जो राज्य शिक्षा परिषदें हैं, इनको पाठ्यक्रम निर्माण के लिए शोध कार्य करना चाहिए। आयोग ने कक्षा 10 तक का पाठ्यक्रम सभी छात्रों के लिए समान होना चाहिए ऐसी बात कही। यानी 10वीं कक्षा तक का जो पाठ्यक्रम है वो एक समान यानी कॉमन सिलेबस होना चाहिए। स्कूलों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्य वस्तु बनाने की छूट होनी चाहिए। यानी स्कूल अपने स्तर पर कंटेंट तैयार कर सकती है। ये त्रिभाषा के सूत्र से संबंधित आगे हम देखेंगे। कक्षा 1 से 4 तक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा और कक्षा 5 से लेकर 7 तक 2 भाषाएं, ये 2 भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी, गुजराती, तमिल किसी भी रूप में हो सकती है। साथ ही कक्षा 8 से 10 तक त्रिभाषा का सूत्र यानी 3 भाषाएं अनिवार्य रूप से बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। पाठ्यक्रम में जो कार्यानुभव और समाज सेवा है उसको भी स्थान दिया जाए तथा छात्रों को नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रकार से स्कूली पाठ्यक्रम पर आयोग ने विस्तार से अपने सुझाव प्रस्तुत किया और एक जो कोटेशन है इस आयोग का वो बड़ा प्रसिद्ध है कि भारत का जो भविष्य है वो क्लासों में या कक्ष में निर्मित हो रहा है। अब बात करते हैं स्कूली शिक्षा पद्धति के बारे में आयोग ने क्या कहा। तो स्कूली शिक्षा पद्धति के बारे में आयोग की दृष्टि से जो शिक्षा पद्धति है उसमें निर्देशन व मूल्यांकन का शिक्षा के नव निर्माण में अत्यधिक महत्व है। निर्देशन और मूल्यांकन का शिक्षा का नव निर्माण हमें करना है तो इसमें इन 2 का अत्यधिक महत्व है। आयोग ने इस संबंध में सिफारिश की कि जो उत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों व अध्यापन सामग्री की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। निर्देशन और विचार विमर्श को शिक्षा का एक अभिन्न अंग के रूप में लागू किया जाना चाहिए या अंग बनाना चाहिए। यानी निर्देशन भी हो और उसमें विचार विमर्श को भी स्थान दिया जाना चाहिए तथा जो मूल्यांकन है उस मूल्यांकन को शिक्षा प्रणाली का एक अंतर्निहित अंग बना देना चाहिए। आयोग की और कौन कौन सी सिफारिशें हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे विस्तार से। और अब एक मैं फ़ोटो प्रस्तुत कर रहा हूं जो इस कोठारी आयोग के समस्त
सदस्यों की लिस्ट है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये कौन कौन से देश किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इनकी विद्वता क्या है, सारा इसमें दे रखा है। ये 11 सदस्यों की पूरी लिस्ट है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आयोग की विभिन्न जो संस्तुतियाँ हैं, सिफारिश और सुझाव है, वो कौन कौन से हैं, तो उनका भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक थैंक यू।